टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। रिमझिम फुहार है आई, हर तरफ है हरियाली छाई, नई खुशियों की उमंग है लाई, गर्मी से कुछ राहत पाई। बरसात का मौसम गर्मी से राहत तो जरूर लेकर आता है, लेकिन साथ ही आते हैं कुछ बीमारियों और संक्रमण का खतरा भी। खास तौर पर पेट संबंधित बीमारियों का खतरा इस मौसम में बढ़ जाता है, क्योंकि जल और भोजन के दूषित होने की संभावना बरसात के मौसम में अधिक होती है। किस तरह से बरसात का मौसम पेट संबंधी बीमारियों की संभावना को बढ़ाता है और क्यों होता है इस मौसम में फूड एंड वाटरबोर्न डिजीजेस का खतरा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बरसात का मौसम बीमारियों का मौसम भी माना जाता है। बरसात बीमारियों को आमंत्रित करने का मौसम होता है। बरसात में स्वास्थ्य बिगड़ने का खतरा और संभावना बढ़ जाती है। गर्मी और अधिक आर्द्रता के कारण समस्याएं हो सकती हैं। मौसम में नमी के कारण कीटाणुओं, जीवाणुओं और विषाणुओं के पनपने के लिए अनुकूल स्थिति बन जाती है, जो पानी और खाद्य पदार्थों को दूषित कर शरीर की बीमारियों का कारण बन सकती है। ऐसे में पेट की कई तरह की बीमारियां और संक्रमण होने की संभावना रहती है। लेप्टोस्पायरोसिस रोग भी हो सकता है। बरसात के मौसम में स्वास्थ्य पर कई खतरे बढ़ते हैं। हैजा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस ए और ई, पीलिया, उल्टी और दस्त और वायरल संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। बरसात के मौसम में अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। पीने का पानी साफ हो, खाना पकाते, परोसते और खाते समय स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। हाथों की साफ सफाई का ध्यान रखें। रखा हुआ, बासी और बाजार का भोजन जहां तक हो सके न खाएं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, जिससे बरसात के मौसम में बीमारियों से बचाव हो और आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। कहते हैं खुद को इतना भी ना बचाया कर, बारिश आए तो भीग जाया कर। ये बात सुनने में भले ही अच्छी लगे, लेकिन जो लोग बारिश में भीग जाते हैं उससे स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना होती है। इसलिए बरसात के मौसम में जरूरी है कि छोटी छोटी सावधानियों का पालन किया जाए, जिससे बीमारियों से बचाव हो सके। कैसे किया जा सकता है, ये जानते हैं विशेषज्ञों से। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। तो आइए उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर कमल कुमार सिंगल, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, कलावती सरन हॉस्पिटल से। हमारे साथ आज के डिस्कशन में शामिल रहेंगे डॉक्टर इंद्र किशोर सिंह, आप एक्सपर्ट हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, सफदरजंग हॉस्पिटल से। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। देश में इस समय बरसात की स्थिति है और कई भाग ऐसे हैं जहां बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। ऐसे में कौन सी सावधानियां रखनी होंगी, ये भी जानेंगे विशेषज्ञों से। इस विषय से संबंधित अगर आपके भी कोई सवाल है, आपके मन में कोई प्रश्न है या फिर कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमारे विशेषज्ञों से लेना चाहते हैं, तो हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट कीजिए 1800111234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि बरसात के मौसम में अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखा जा सकता है, पेट संबंधित बीमारियों से कैसे बचाव किया जा सकता है। सबसे पहले डॉक्टर कमल सिंगल, आपसे ये जानना चाहेंगे, बरसात के मौसम की बात आती है, क्यों कहा जाता है कि बरसात में बीमारियों का खतरा बढ़ता है? किस तरह का एनवायरनमेंट है और क्यों जो बीमारियां हैं, खास तौर पर भोजन से संबंधित बीमारियां या दूषित जल से संबंधित बीमारियां, इनका खतरा और संभावना बढ़ क्यों जाती है? तो आम तौर पर ये भोजन से या जो पानी से संबंधित जो बीमारियां हैं, ये गर्मियों में सबसे ज़्यादा होती हैं और उसके बाद बारिशों में। सबसे बड़ी वजह कि इस समय पानी की खपत भी ज़्यादा होती है, हम ज़्यादा पानी पीते हैं। दूसरा, अगर हम साफ़ सफाई का ख्याल ना रखें तो इस मौसम में ज़्यादा चांस होते हैं कि हमारे को ये जल से या वाटरबॉर्न डिजीज़ या खाने से हमारे को बीमारियां होंगी। खाना इस मौसम में जल्दी ख़राब भी होता है और जो हमारे अगर हमारे बाहर का पानी का निकास, अगर हमारे वहाँ का सीवेज डिस्पोजल अगर ठीक नहीं है, तो वो सब भी इसमें वजह होती है कि इस मौसम में ख़ासकर
क्यों हमारे को ये वाटर बॉर्न या जो पानी या खाने से संबंधित बीमारियां ज़्यादा होती हैं। जी डॉक्टर इंद्र किशोर, आपसे समझ लें कि क्या जो आर्द्रता या ह्यूमिडिटी का जो लेवल रहता है वातावरण में, वो एक अनुकूल स्थिति बन जाता है बैक्टीरियाज, वायरसेस, विषाणुओं के लिए? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमने कुछ खाया लेकिन खास तौर पर उसके लक्षण नहीं आते, लेकिन खास तौर पर अगर बीमारी या बरसात के मौसम की बात करें तो खाना खाया या दूषित जल जैसे ही शरीर में गया, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है और समस्या उत्पन्न हो जाती है। जी हाँ, टेम्परेचर जो है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए वो 4 to 60 डिग्री पे ज़्यादा ग्रो करता है। तो ह्यूमिडिटी और जो तापमान रहता है उस समय टेम्परेचर जो रहता है इस बीच में ज़्यादा ग्रो करने का चांस रहता है बैक्टीरिया का। तो इस पीरियड में जब कोई भी खाना हो या फूड हो, वाटर हो जी, तो इस समय बैक्टीरियल ग्रोथ उसमें ज़्यादा होने का चांस रहता है। तो इस समय गैस्ट्रोएंटराइटिस और बाकी बीमारियां जो है होने की चांस जी। कौन कौन सी बीमारियां आप खास तौर पर देखते हैं जिनके केसेस या मामले ज़्यादा आते हैं इस मौसम में? मोस्टली तो वायरल ज़्यादा होता है, वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल और फंगल होने का भी चांस ज़्यादा रहता है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ज़्यादातर इस मौसम में खास करके बरसात और ग्रीष्म कालीन पीरियड में जो है ना ज़्यादा होते हैं। जी डॉक्टर सिंघल, बच्चों के स्वास्थ्य की अगर बात करें, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया जाए। नवजात शिशु हुए, थोड़े बड़े बच्चे हुए जिनको जो है फीडिंग शुरू हो चुकी है, ऊपर का भोजन शुरू हो चुका है, और बड़े बच्चे, खेलने वाले जो बच्चे हैं। क्योंकि बच्चों को ये मना करना कि इस पानी में ना खेलिए या बाहर गए हैं तो कुछ ना खाइए, रोक पाना थोड़ा मुश्किल होता है। किस तरह के संभावित खतरे हैं और कितना ध्यान रखने की आवश्यकता होती है? देखिए, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि शौच के बाद और खाना खाने से पहले हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे ज़रूरी और सबसे इफ़ेक्टिव स्टेप होता है जिससे कि आप इन दस्त और डायरियल डिजीज़ से आप बच सकते हैं। उसके अलावा छोटे बच्चे जो हम इन्फेंट्स की बात करते हैं, लेस देन 12 मंथ्स, जो 12 महीने से कम के बच्चे होते हैं, इसमें कोशिश करें कि माँ जो है बॉटल फीडिंग ना कराएं, क्योंकि बोतल पिलाने से ही काफ़ी रिस्क बढ़ जाता है दस्त वगैरह का। 6 महीने तक सिर्फ माँ अपना दूध पिलाए, उसके बाद में आप कटोरी चम्मच से खिलाना सिखाएं। और बड़े बच्चे के अंदर अगर आप साफ़ सफाई का ख्याल रखेंगे, अगर आपके वहाँ पर मक्खियाँ और ये सब नहीं होंगी, तो चांस के किसी को दस्त होंगे वो थोड़े से कम हो जाते हैं। जी डॉक्टर इंद्र किशोर, जब बात आती है बरसात के मौसम में बाहर खाना खाने की, कौन सी वो छोटी छोटी बातें हैं जो खतरे का कारण बनती हैं, और ख़ास तौर पर किस तरह से लक्षणों की शुरुआत होती है? अगर बात करें डायरिया होने की संभावना है किसी व्यक्ति को, या फूड पॉइजनिंग है, तो क्या खतरे रहते हैं? सबसे पहले तो कोशिश करना चाहिए बाहर का खाना ना खाए तो ज़्यादा बेहतर है। घर का ही खाना खाएं और फ्रेश खाना खाएं। बाहर का खाना खाने से होता है कि आपको ना तो पानी के बारे में पता है, ना तो वो फूड किस तरह का क्वालिटी है उसके बारे में पता नहीं है, कौन काम कर रहा है, वो किस बीमारी से ग्रस्त है उसके बारे में भी आपको कुछ पता नहीं है। तो बेटर टू अवॉइड दी आउटसाइड फूड। और अधिक बहुत ऐसा जैसे ट्रेवलर्स होते हैं, बाहर का ही खाना खाना उनको पड़ेगा, वो तो कहीं खा नहीं सकते हैं घर का खाना, तो उसके लिए थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। जो पानी वगैरह है ना, उसको साफ पानी पीना चाहिए, पैकेज्ड ड्रिंक वाटर लेना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर में खाना बना के रखते हैं, लेकिन वो बार बार क्योंकि ज़्यादा खाना बन जाता है तो अक्सर फ्रिज में रख दिया जाता है। लेफ्ट ओवर खाने का है कि आप फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज तो ठीक है, फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन उसका एक पीरियड है। सभी खाने का फूड्स का अलग अलग पीरियड है। जैसे आप डेयरी प्रोडक्ट्स है, उसको एक खास पीरियड के अंदर ख़त्म कर लीजिए। पोल्ट्री है, चिकन है, मीट है, तो उसको एक खास पीरियड के अंदर ख़त्म कर लीजिए। उससे ज़्यादा टाइम तक मत खाइए और दोबारा गर्म करके खाने की उसको ज़रूरत नहीं है। उसको एक खास टाइम में करके खाना ख़त्म कर दीजिए। जी डॉक्टर कमल, अगर बच्चों में होने वाली बीमारियों की बात करें, हालांकि बच्चों और बड़ों में आमतौर पर इस मौसम में लगभग सिमिलर बीमारियां ही देखी जाती हैं, लक्षण पहले किस तरह से अलग होंगे? अगर एक एक बीमारी के तौर पर लिस्ट आउट कर लिया जाए, फूड पॉइजनिंग की बात करें, और डायरिया भी इस मौसम में बच्चों में बहुत आम तौर पर देखा जाता है, क्या बताना चाहेंगे? डायरिया बच्चों के अंदर बहुत बड़ी समस्या है। हमारे सबसे कॉमन जो वजह होती हैं जिसमें बच्चे बीमार होते हैं या बच्चों की मृत्यु होती है, उसकी तीसरी सबसे बड़ी वजह डायरियाज़ हैं। और इसके अंदर सबसे पहले बच्चे की, जैसे हम कहते हैं ना कि जो लूज मोशन या कहें कि पतली पॉटी आना,
बार बार आना, ये पहला लक्षण होता है कि किसी को होंगे। उसके अलावा उसको बुखार आना, पेट में दर्द होना, ये दूसरे लक्षण होते हैं जिसमें हमें लगता है कि इन्फेक्शन जो है वो थोड़ा ज़्यादा है या उसमें बैक्टीरियल आने के चांस ज़्यादा होते हैं, या लूज़ मोशन में खून आना। ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो आपको बताती हैं कि अब ये जो है लूज़ मोशन थोड़े से ख़तरे वाले हो गए हैं। वरना सिर्फ ज़्यादा दिन 24 घंटे में 3 से ज़्यादा बार लूज़ मोशन होना जो कि पहले से ज़्यादा पतले हों, ये अपने आप में एक लक्षण है जिसे आप कहेंगे कि अब ये डायरिया हो गया है या दस्त लग गए हैं। जी डॉक्टर सिंह, हेपेटाइटिस की बात करें, हेपेटाइटिस का नाम सुनकर आमतौर पर लोग डर जाते हैं, पर यहाँ पर हम सिर्फ हेपेटाइटिस ए और ई की बात करेंगे। किस तरह से प्रेजेंट कर सकता है और लगभग कितने समय तक ये चलकर, क्योंकि एक्यूट इन्फेक्शन अगर है, कितने समय में सेल्फ लिमिटिंग होगा या इलाज के बाद कितने समय में ठीक हो जाएगा? यूजुअली फीको ओरल रूट से इसका ट्रांसमिशन होता है हेपेटाइटिस ए और ई का। तो ये इनका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 3 हफ्ता के बीच होता है। तो हेपेटाइटिस ए तो दोनों सेल्फ लिमिटेड ही होते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस ए जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन हेपेटाइटिस ई कभी कभी जो है ना क्रॉनिसिटी उसमें डेवलप कर जाता है और सभी में जो है जॉन्डिस होने का चांस रहता है। यदि इम्यून सिस्टम तगड़ा है किसी व्यक्ति का तो वो हेपेटाइटिस ए और ई होने का वो ओसोट हो जाता है, वो निकल जाता है शरीर से। लेकिन इम्यून सिस्टम जिसका कमज़ोर है तो ए और ई जो है दोनों जॉन्डिस करने का खतरा बढ़ जाता है और ख़ास करके प्रेग्नेंट वुमेन में हेपेटाइटिस ई का खतरा काफ़ी बढ़ा देता है, जिसमें कि लीवर फेल्योर के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। जी, इसके अलावा डॉक्टर कमल, टाइफाइड बुखार बहुत ज़्यादा आम होता है, किस तरह से शुरुआती दौर में प्रेजेंट करता है और लगभग कितना समय चल सकता है ट्रीटमेंट? क्योंकि टाइफाइड में ये कहा जाता है कि बुखार भले ही उतर जाए लेकिन जो वीकनेस है उसको रिकवर करने में काफ़ी समय लग जाता है। टाइफाइड और कितनी भी जो डायरियल डिजीज़ हैं, इसके अंदर टाइफाइड में जो शुरुआत होती है वो बुखार से होती है। बुखार ही सबसे बड़ा सिम्टम होता है इन बच्चों के अंदर। उसके अलावा पेट में दर्द, उसके अलावा थोड़े लूज़ मोशन शुरुआत में होना। पर सबसे ज़्यादा आमतौर पर जब तक मरीज़ अस्पताल में हमारे पास आता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि बुखार ठीक नहीं हो रहा, वक्त के साथ और बढ़ता जा रहा है, भूख कम हो रही है, कमज़ोरी आ रही है बच्चे में। और जिस बच्चे को ठीक से खुराक दी जा रही हो दस्त के दौरान या इन बीमारियों के दौरान, उनका चांसेस रिकवरी के ज़्यादा जल्दी होते हैं, बेटर होते हैं और दस्त ठीक होने के बाद में वो बड़ी जल्दी रिकवर कर जाते हैं। जी ठीक, खुराक थोड़ा सा और समझा दीजिए कि किस तरह का खाना होना चाहिए, इस दौरान हल्का भोजन दें या बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें दी जाएं? और बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि अगर घी ज़्यादा खिलाया जाएगा तो शायद बहुत जल्दी जो है उसका पाचन भी ठीक होगा और स्वास्थ्य भी बेहतर बन जाएगा। तो किसी भी फेज़, बीमारी में या स्वस्थ फेज़ में बैलेंस डाइट ही लेनी चाहिए। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, खासकर जो लेस देन 6 मंथ्स होते हैं, उनमें आपको माँ को अपना दूध पिलाना बंद नहीं करना चाहिए। दस्त चल रहे हैं तो उसके साथ भी बच्चे को भूखा नहीं रखना है, दूध पिलाते रहना है। और जो बड़े बच्चे भी हैं उनको भी जो एक संतुलित आहार मिलते रहना चाहिए। और आमूमन ये देखा गया है कि जिन बच्चों को मिलता रहता है वो कमज़ोर नहीं होते, वरना जिनको नहीं मिलता है दस्त ठीक होने के बाद भी कमज़ोरी उनमें लंबी चलती रहती है और एक बार कमज़ोरी आ जाए तो फिर दोबारा दस्त का खतरा भी बढ़ जाता है। जी, फिलहाल एक कॉलर हैं गोरखपुर से, ध्रुव हैं फ़ोन लाइन पर जिन्होंने कॉल किया है। ध्रुव जी, बहुत स्वागत आपका टोटल हेल्थ में, क्या जानना चाहते हैं आप? ध्रुव, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछें। जी जी मैम, मेरे पेट में जी थोड़ा काफी दिक्कत होती है और इस समय कब्ज की ज्यादा समस्या है और वजन भी सर कम हो रहा है, तो इसके बारे में किस कारण से वजन कम हो रहा है इस बारे में जानकारी चाहता हूँ। कब्ज रहती है आपको, इसी मौसम में खास तौर पर होता है? जी 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 डॉक्टर किशोर। नहीं, कब्ज तो आपको कितने दिन से कब्ज है? मैं महीने दिन से लगभग है और काफी ज्यादा कब्ज होती है। वेट लॉस कितने समय से वेट लॉस हुआ है, कितना हुआ है? मैम सर वेट लॉस लगभग 7-8 किलो के लगभग हुआ है और 7-8 महीने से ये दिक्कत हो रही है। 7-8 महीने से? जी जी जी। अच्छा, तो वेट लॉस तो आपका सिग्निफिकेंट है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन लेकिन 1 महीने से ही बता रहे हैं? जी जी जी। अच्छा, और ये ब्लड कभी आया आपके लेटरिन में, कभी ब्लड आया हो? आपका एज क्या है? एज क्या है आपका? नहीं सर। आपका एज क्या है? ध्रुव जी, आपकी 47 है। कोई ड्रिंक करते हैं? कुछ तरह की जांच करानी चाहिए सर? हाँ जी, जांच तो पहले तो 1 ही महीने से है, तो 1 महीने में तो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, दवाई लेके उसको ये कर सकते हैं। लेकिन वेट लॉस आपका सिग्निफिकेंट है, इसके लिए आप सारा जांच करा ले, जो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस होते हैं ना,
और उसमें एक खास करके विशेषज्ञ शुगर, की सलाह के अनुसार ही जांच हाँ, विशेषज्ञ के सलाह के अनुसार ही आपको करना है सारा जांच। तो ब्लड शुगर करा लीजिए, थायराइड करा लीजिए, उसके बाद फिर आपको आगे का ये करना है। लेकिन सिग्निफिकेंट वेट लॉस है आपका इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। ध्रुव जी, बहुत अच्छी बात है कि आपने सवाल पूछा है। विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि एक एक्सपर्ट को, मेडिकल एक्सपर्ट को या डॉक्टर को जरूर दिखा लें और उनकी सलाह के अनुसार जांच करवा के ये जरूर जान लें, क्योंकि वजन कम हो रहा है तो इसका कारण क्या है, कोई और बीमारी तो नहीं है। डॉक्टर कमल सिंघल, जब बच्चों में डायरिया के मैनेजमेंट की बात आती है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी भी कम है और बड़ों की तरह इतना ज़्यादा स्टोर नहीं होता, तो डायरिया के मामलों में या अगर उल्टी भी हो रही है, कितना समय रहता है और कौन से वो इंडिकेशंस हैं जिन्हें वार्निंग साइंस माना जाए और तुरंत विशेषज्ञ को दिखाना आवश्यक होगा? तो ज़्यादातर जो दस्त के एपिसोड्स होते हैं, तो ज़्यादातर दस्त की बीमारियां होती हैं, उनमें बच्चा आमतौर पर ठीक रहता है, पर कुछ लक्षण होते हैं कि अगर वो हैं तो आप उसे घर में नहीं मैनेज कर पाएंगे, आपको अस्पताल ले जाना चाहिए। अगर उल्टियाँ इतनी लगी हुई हैं कि बच्चा बिल्कुल खा ही नहीं पा रहा, हम कहते हैं कि अगर 1 घंटे में 3 बार उसने उल्टी कर दी, या दस्त इतने ज़्यादा लगे हुए हैं कि उसको आप सिर्फ मुंह से खिला करके रिकवर नहीं कर पाएंगे, उसका मतलब है रफली कि अगर हर घंटे में एक हाई वॉल्यूम, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अगर कोई बच्चा दस्त कर रहा है, हर घंटे में 1 घंटे में 3 बार से ज़्यादा उल्टी कर रहा है, या बहुत सुस्त है उसकी वजह से नहीं खा पा रहा, या इतना इरिटेबल है कि उसकी वजह से नहीं खा पा रहा, या उसको पेट फूल रहा है, या उसको पेट दस्त में खून आने लग गया है, तो ये ऐसे लक्षण हैं जिसमें आपको निकट स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ से सलाह ले लेनी चाहिए, घर में इंतज़ार नहीं करना चाहिए। पर अगर ये ना हो तो घर में अवेलेबल जो लिक्विड्स होते हैं, चाहे वो शिकंजी हो, चाहे वो ORS का घोल हो, वो आप पिलाते रहें। जी डॉक्टर किशोर सिंह, कॉलरा या हैजा जिसे कहा जाता है, किन इलाकों में या कौन सी जगह है जहां ये होने का खतरा होगा और किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं बचाव के लिए? ये खास करके जहाँ पे वाटर की समस्या ज़्यादा होती है, क्वालिटी भी अच्छा नहीं है और सप्लाई भी कम है, उस एरिया में या पानी ज़्यादा है और पानी साफ़ नहीं है, उस एरिया में होने का खतरा ज़्यादा रहता है। और ये विब्रियो कोलेरी नाम के माइक्रोऑर्गेनिज्म से होता है, बैक्टीरिया से होता है, और उसमें काफ़ी डायरिया होता है, प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया होता है और राइसी डायरिया होता है, राइस लाइक उसका ये होता है, जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं पेशेंट उसमें और बहुत तेज़ी से फैलता है, इसलिए आउटब्रेक होने का चांस जो होता है विब्रियो कोलेरा में ज़्यादा होता है जी। तो इसमें आपको है साफ़ सफाई रखना है, फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग करना है और साफ़ पानी पीना है, बॉइल्ड वाटर पीना है, क्लोरीनेटेड वाटर पीना है, जिससे कि ये आउटब्रेक का चांस कम हो जाए। जी डॉक्टर सिंह, देश के ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जिनमें वर्तमान में जो बाढ़ है या फ्लड्स है उनकी स्थिति बनी हुई है, किस तरह का खतरा हो सकता है और क्या सावधानियां रखने की आवश्यकता होगी? यहाँ पे होता है जब फ्लड ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर एनिमल और ह्यूमन सब तो एक साथ ये हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाता है, और सीवेज वाटर जितने भी होते हैं सारा वो कंटामिनेशन के ज़्यादा चांस होते हैं, तो इसमें लेप्टोस्पायरा का जो होता है ज़्यादा चांस होता है होने का, तो इस पर थोड़ा सा खास ध्यान देना पड़ता है लेप्टोस्पायरोसिस के लिए। बाकी तो जो वाटरबोर्न डिजीजेज हैं उसमें सारे होने के चांसेस रहते हैं। बहुत सारे ईमेल हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर कमल, श्रुति जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनके बच्चे की आयु है 4 वर्ष, उनको ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में बहुत बार उल्टी दस्त की संभावना होती रहती है, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली ये एपिसोड्स होते हैं और बाकी साल में बच्चा ठीक रहता है, तो वो ये जानना चाहिए कि क्या ख़ास तौर पर इस समय पर उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है या फिर बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से एक साइकिल बन जाती है, कैसे ब्रेक किया जा सकता है इसे? देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें आमतौर पर खासकर जो लेस देन 12 मंथ्स वाले जो बच्चे होते हैं उनमें डिहाइड्रेशन का ख़तरा बनिस्बत बड़े बच्चों के ज़्यादा होता है। अब जिस चीज़ को दस्त आप कह रहे हैं तो पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि माँ बाप जिसे दस्त समझ रहे हैं वो दस्त होना भी चाहिए, तो अगर बच्चे ने 1-2 बार अगर थोड़ा सा कर दिया है तो हम उसको टेक्निकली दस्त नहीं बोलते हैं, पर अगर 3 बार से ज़्यादा, और ज़रूरी ये है कि पहले से लूज़ या ढीले अगर मोशंस कर रहा है तब हम कहते हैं कि डायरिया है, उससे कम अगर है तो आप ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आप ज़्यादा परेशान हो। और इम्यूनिटी बहुत छोटे बच्चों की आमतौर पर बड़े बच्चों से थोड़ी सी कम होती है, पर अगर आप साफ़ सफाई का ख्याल रखें तो आपको ज़्यादा घबराने की बात नहीं होती है। जी, ख़ास तौर पर जो लोग बाहर खाते हैं, किस तरह के बदलाव अपने खान पान में करने होंगे डॉक्टर सिंह इस समय, क्योंकि सैलड्स खाने का काफ़ी चलन है, बाहर गए दही वाला खाना है या क्रीम बेस्ड फूड है,
क्या बताना चाहेंगे खान पान को लेकर, कितनी सावधानी और किन बातों का ध्यान रखना है? पहले तो बाहर का खाना अवॉइड ही करना चाहिए और स्पाइसी फूड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फैटी फूड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फ्राइड फूड ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन फूडों का अवॉइडेंस होना चाहिए इस पीरियड में। जी डॉक्टर सिंघल, बच्चों को किस तरह से उनका डाइट प्लान किया जाए जिससे बच्चे सब कुछ जो सारे भोजन है आनंद भी ले सके, क्योंकि चाट पकोड़े इस मौसम में न खाएं ऐसा तो नहीं हो सकता। किस तरह से हाइजीन मेंटेन करनी होगी, बीमारियों का खतरा जिससे कम किया जा सके? तो जैसे मैंने कहा कि संतुलित आहार ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो छोटे बच्चे हैं खासकर 6 मंथ से कम वाले, उनको सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पीना चाहिए। उसके बाद में बच्चे को कम से कम 3 साल तक ऐसी कोई चीज़ ना दें जिसको वो सांस में फंसा सके। सो नट्स, चने, कुरकुरे, इस तरह के जो बादाम, इस तरह की चीज़ें ना दें। उसके अलावा संतुलित आहार, तो उसमें आपको सब्ज़ी, सलाद, फ्रूट, तो हर तरह की रेंज ऑफ फ्रूट से और सब्जियों से उसको अवेलेबल कराना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ एग्जाम्पल सेट करें। बच्चा वो कभी नहीं करता जो आप उसे करने के लिए कहते हैं, बच्चा आपको कॉपी करता है। तो जो आप बच्चे से करवाना चाहते हैं आप खुद अपने लाइफस्टाइल में उसको इंक्लूड करें। उसमें वर्जिश भी हो, व्यायाम भी हो, संतुलित आहार हो और पूरी रेंज हो, तो वो बच्चा भी जल्दी सीखेगा। जी, और ख़ास तौर पर जो बच्चे छोटे हैं, वैक्सीनेशन कितना लाभदायक हो सकता है, क्योंकि हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन भी उपलब्ध है और टाइफाइड की भी उपलब्ध है। अगर प्रॉपर वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉलो किया जाता है बच्चों के लिए तो कितना लाभ होगा इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने में और इस तरह की बीमारियों को कम करने में? सो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी स्टेप होता है। जिसे कहते हैं ना कि सबसे कम कॉस्ट में जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है वो वैक्सीन से ही मिलता है, कि एक डोज से आपको बहुत बाद में जो परेशानी है वो कम झेलनी पड़ती हैं। तो किसी छोटी बीमारी में कि 10-2-3 दिन का हुआ, उसकी वजह से किसी तरह से भी अपने वैक्सीन का प्लान जो है वो आप मत रोकिए। वैक्सीनेशन बच्चों को लगवाते रहिए और अगर हेपेटाइटिस ए और टाइफाइड इनकी वैक्सीन आप लगवा लें तो इनका बेनिफिट जो आप कॉस्ट है उससे अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा होता है। जी, और अब चाहेंगे कुछ और भ्रमों को दूर करें, आप दोनों ही विशेषज्ञ, रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। तो छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर कमल आपसे, गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स यानी पेट की समस्याएं बरसात के मौसम में होना आम बात है, इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, क्या कहना चाहेंगे? तो दस्त जब भी होंगे, जिस वजह से होंगे उसको वैसे ही मैनेज करना पड़ेगा, पर बरसात के मौसम में क्योंकि बाहर का सीवेज डिस्पोजल और पानी की, स्वच्छ पानी की कमी होती है तो उस वजह से ज़्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर सिंह, क्या गंदे पानी से इनमें से कौन सी बीमारी हो सकती है, हेपेटाइटिस ए और ई, कॉलेरा या टाइफाइड? डॉक्टर कमल, क्या ये बीमारियां उन्हीं लोगों को होती हैं और खासतौर पर बच्चों को क्योंकि उनकी इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है? नहीं, किसी को भी जो स्वच्छता का ख्याल नहीं रखेगा उसको बीमारी हो सकती है। डॉक्टर सिंह, क्या गैस्ट्रो की समस्याएं, पेट के संक्रमण और समस्याएं एक जैसे लक्षण ही उत्पन्न करती हैं? एक जैसे नहीं होते हैं, सब डिफरेंट पेशेंट में डिफरेंट ये होता है। किसी में सिर्फ वॉमिटिंग होता है, किसी में सिर्फ पेन एब्डोमेन होता है, किसी में सिर्फ लूज मोशन होता है। तो एक जैसे नहीं होते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन किसी किसी में सारे कुछ होते हैं जी। तो इस तरह के ये टिपिकल हो सकते हैं, सारे में हो सकते हैं। राइट। डॉक्टर कमल, क्या जो पेट की समस्याएं हैं उनमें उल्टी और दस्त होना अनिवार्य है, यानी सभी को होगा? ज़रूरी नहीं है, पर ज़्यादातर जिनको कि ये वाटर बॉर्न डिजीज़ होते हैं उनकी कम से कम शुरुआती लक्षणों में थोड़ा सा दस्त लगना या उल्टी लगना होता है, पर वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसके बाद तक चलता रहे। डॉक्टर सिंह, क्या अगर एक बार हेपेटाइटिस ए और ई हो जाए तो उसके बाद व्यक्ति की इम्यूनिटी बन जाती है, यानी दोबारा यह संक्रमण नहीं हो सकता? नहीं, दोबारा भी संक्रमण हो सकता है, लेकिन जिस एंडेमिक जोन जो होता है ना, तो वहाँ पे कम चांस होता है होने का, जहाँ पे बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे डेवलप कर जाता है। लेकिन जो ट्रेवलर्स होते हैं जहाँ पे हेपेटाइटिस ए ई कम होते हैं तो वहाँ पे खतरा रहता है जब वो ट्रेवल करते हैं दूसरे जिस एंडेमिक जोन में, तो कम से कम उनको वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए हेपेटाइटिस ए का जो अवेलेबल है या टाइफाइड का। और छोटे जवाब चाहेंगे डॉक्टर कमल सिंघल, जॉन्डिस यानी पीलिया बीमारी है या किसी बीमारी का लक्षण? सिर्फ बीमारी का लक्षण। जॉन्डिस बहुत सारी बीमारी में हो सकता है, जिसको हम हिंदी में पीलिया कहते हैं, जिसमें ये आंखों का जो सफ़ेद हिस्सा है ये पीला लगता है। तो बहुत सारी बीमारियों में हो सकता है जी। इस मौसम में बाहर के कटे फल, सब्जियां खाना या फिर रोड साइड से कुछ खा लेना क्या सुरक्षित होगा डॉक्टर सिंह? हमेशा धो के खाएं, अच्छी तरीके से धो के खाएं, रिस्क तो रहता है। डॉक्टर कमल, क्या टाइफाइड इस मौसम में बच्चों में होना बेहद आम है और सिर्फ बच्चों में ही होता है? टाइफाइड किसी भी उम्र में हो सकता है, इस मौसम में ज़्यादा होता है पर किसी भी मौसम में हो सकता है।
जी, क्या बासी खाना, फ्रिज में रखा हुआ खाना बार बार गर्म करके खाना उचित है? बिल्कुल उचित नहीं। अगर बच्चे को उल्टी दस्त हो रहे हों तो क्या उसका आहार बंद करने से रिकवरी जल्दी होगी? डॉक्टर कमल, रिकवरी डिलेड होगी और दोबारा दस्त का खतरा और ज़्यादा होगा। अगर बच्चे को पीलिया है तो क्या पीला भोजन खाना अच्छा है या बंद कर देना चाहिए? डॉक्टर सिंह, इसमें कोई रिलेशन नहीं है पीला भोजन का। जॉन्डिस अलग है, जॉन्डिस एक लक्षण है जो कई सारी बीमारियों में हो सकती है। इसका भोजन से, पीला भोजन से, हल्दी से कोई रिलेशन नहीं। बच्चों में डायरिया के मामले में क्या इनमें से वार्निंग साइन हो सकता है? खाना खाना बंद कर देना, या बच्चे का सुस्त होना, या यूरिन आउटपुट यानी पेशाब के मात्रा में कमी हो जाना? तीनों ही लक्षण ऐसे हैं जिसमें कि आपको निकट स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए। जी, अगर किसी को डायरिया है तो उसके लिए सेल्फ मेडिकेशन करना उचित है क्योंकि आसानी से ठीक हो जाता है? डॉक्टर सिंह, सेल्फ मेडिकेशन तो नहीं, लेकिन ORS लेना, पानी खूब पीना, ये तो ज़रूरी है, ये कर सकते हैं। लेकिन जब एंटीबायोटिक की बारी आती है तो आपको सलाह लेनी चाहिए डॉक्टर की। डॉक्टर कमल, बच्चों में अगर बार बार डायरिया होता है तो क्या ये मैल न्यूट्रिशन या कुपोषण का कारण बन सकता है? अगर किसी बच्चे को बार बार डायरिया हो रहा है तो फिर भी पहली वजह यही मिलेगी कि घर के अंदर साफ़ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, घर के बाहर सीवेज डिस्पोजेबल ठीक नहीं है। अगर उसके बाद भी बार बार डायरिया हो रहा है तो फिर हमारे को बहुत सारी वजह मिल सकती हैं जिसमें कि किसी बच्चे को बार बार दस्त लगते हैं। जी, क्या अगर लक्षण बंद हो गए हैं यानी डायरिया या उल्टी ठीक हो गई है तो अपनी मर्जी से दवा बंद कर देना उचित है? डॉक्टर सिंह, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही दवाई लेनी चाहिए। डॉक्टर कमल, जिंक की कितनी भूमिका है बच्चों के डायरिया की कंडीशन में रिकवरी के लिए, और साथ ही क्या संदेश आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? तो जिंक जो है हमारे देश में खासकर ज़रूरी है। हर एक्यूट डायरिया के एपिसोड में हम जिंक देते हैं। हमारे खान पान में कुछ इस तरह का है कि हमारी कंट्री के अंदर जिंक की डेफिशिएंसी बहुत कॉमनली पाई जाती है। तो अगर हम वो ठीक से कवर कर दें तो आमतौर पर डायरिया जल्दी ठीक होता है और बाद में डायरिया की जो दोबारा रिकरेंस होती है वो भी थोड़ी कम होती है। जी, डॉक्टर सिंह, किस तरह से पानी को सुरक्षित बनाया जा सकता है पीने के लिए आसानी से? पानी को बॉयल करके पी रहे, गंदा पानी हो तो अच्छा पानी यदि घर में सप्लाई है तो फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर क्लोरीन टेबलेट डाल के, लिक्विड डाल के उसको साफ़ करके पी सकते हैं। आप फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग करें ताकि पानी गंदा ना हो और दूसरा भी पिए तो उसको साफ़ सुथरा पानी पिए। डॉक्टर कमल, सबसे ज़रूरी क्या है बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए? हाथ धोना, बर्तनों को साफ करना, या फल सब्जियों को अच्छी तरह धोना? सबसे ज़रूरी है हाथ धोना, और उसके अलावा बाकी भी उतने ही ज़रूरी हैं। साफ़ सफाई, जो वेस्ट डिस्पोजेबल है वो घर में ठीक से होना चाहिए। तो आपने घर में कुछ चीज़ें जो आपकी पकड़ में हैं, हाथ धोना, साफ़ सफाई रखना, वो आप कर सकते हैं, वो करें। बाकी जो उसके स्ट्रीट पर है वो तो फिर बहुत बड़े लेवल की चीज़ होगी। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। डॉक्टर सिंह, डॉक्टर सिंगल, आप दोनों का ही आप आज के डिस्कशन में शामिल हुए और बहुत से तरीके बताए हैं जिससे बरसात में होने वाली बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है, अपने पाचन को ठीक रखा जा सकता है और स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सकता है। जिस तरह से हमारे विशेषज्ञों ने कहा है कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है, और जब बात आती है बच्चों के स्वास्थ्य की तो ये कहा जाता है कि बच्चों को जो आप सिखा रहे हैं वो करके दिखाइए। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। और बच्चों के मामले में ये बिल्कुल सही है क्योंकि बच्चे वो नहीं सीखते हैं जो आप बता रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा नोटिस करते हैं जो आप कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रखिए अपने स्वास्थ्य का भी और बच्चों के स्वास्थ्य का भी। सही आहार लीजिए, खास तौर पर साफ सफाई का ध्यान रखिए और बरसात के मौसम का मजा लेने के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को ठीक रखिए। स्वास्थ्य संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे टोटल हेल्थ के माध्यम से। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।